जो कर रहे हो इसमें यूएसपी क्या है? मैं ये नहीं कह रहा यूएसपी ज़रूरी नहीं है, हाँ। पर यूएसपी के लिए टाइम देना ज़रूरी है। आपको मार्केट में आना ज़रूरी है, बिजनेस को समझना ज़रूरी है, प्रोडक्ट को बेचना ज़रूरी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। Exactly. आप किसी भी स्टार्टअप की बात कर लीजिए, कितने लोगों ने पिवट किया, चाहे वो जोमेटो हो चाहे ओला हो, सब ने अपनी अपनी यूएसपी एक सर्टेन टाइम के बाद बनाई है। सोलर इंडस्ट्री में अगर कोई कुछ करना चाहता है तो अभी फिलहाल के दौर पे क्या स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज? बहुत ज़्यादा स्कोप है। चैलेंज ये है कि हमें जब सामने कुछ लोग ऐसे बिजनेस वाले दिखते हैं तो हमें लगता है कि यार ऑलरेडी लोग बहुत ज़्यादा है। ऐसा कभी संभव होगा कि आने वाले समय में पूरी दुनिया सोलर एनर्जी पर डिपेंडेंट हो जाएगी? हो सकता है, और जैसे इंडस्ट्री हमेशा बदलती है तो शायद एक नया जरिया भी निकल जाए, नया सिस्टम भी आ जाए जहाँ पे एनर्जी किसी और सोर्सेज से ले रहे हैं। कई सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे पेशेंट जाते हैं तो उन्हें एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि आज सुबह से लेकर शाम तक में कितने पैसे खर्च हो जाएंगे। जैसे मेडिकल टूरिज्म में कोई भी बाहर से आता है या फिर डोमेस्टिक में भी कोई आता है तो हम उन्हें एंड टू एंड बजट देते हैं। नमस्कार, मैं अनुराग दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा पॉडकास्ट द अनुराग दांगी शो में। आज के हमारे जो मेहमान हैं उनसे आप बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, जैसे कि कैसे आप एक बेहतरीन एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। इनके पास वो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हैं जो आपको सिखाएंगे, जिसकी मदद से आप अपने बिजनेस को भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने हेल्थ केयर इंडस्ट्री में अभी काम करना शुरू किया है। इससे पहले ये सोलर इंडस्ट्री में काम करते थे। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर इन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। बहुत सारे कॉलेजेज यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने ट्रेनिंग भी दी है। तो इनसे मिलते हैं और इनसे बातें करते हैं और देखते हैं कि कैसे इनके लाइफ, इनकी इंस्पायरिंग जर्नी हमारे और आप सबके काम आ सकती है। तो पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद अनुराग जी, थैंक यू सो मच आपके इन्विटेशंस के लिए। और आपने इंट्रोडक्शंस तो काफ़ी बड़ा दिया पर इतना है नहीं। मैं बस वो शेयर करना चाहता हूँ जो अभी तक मैंने सीखा है, और शायद एक मैसेज छोड़ के जाना चाहता हूँ कि शेयर करना है और सीखना ही पूरी जर्नी है। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन। सीरियसली अभी ऑफ कैमरा भी बहुत सारी बातें हुई अभी, और यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं एक प्रॉपर वे में। मैं जेन्युइनली समझना चाहता हूँ कि आज आप एक एंटरप्रेन्योर हैं। आपकी ये जर्नी शुरू कैसे हुई और क्या कुछ किया है आपने? तो सर जर्नी तो बहुत सिंपल सी रही। हम बिज़नेस तो करना चाह रहे थे, पर बीइंग फ्रॉम टियर 2 टियर 3 बैकग्राउंड, तो वहाँ पे इतनी समझाने वाले या बताने वाले वो गाइडेंस सेगमेंट नहीं होता, सर्कमस्टेंसेस नहीं होते। तो हम कॉलेज में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने, शुरू से पायलट बनना था तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मिली तो काफ़ी खुशी हुई। अच्छा। पर जैसे ही कॉलेज में पहुँचे तो धीरे धीरे कुछ ऐसा लगा कि शायद बिजनेस सेगमेंट में हम बहुतों की हेल्प कर सकते। ऐसा नहीं है पायलट बन के नहीं कर सकते थे, पर शायद उसमें मैं फिट बैठ नहीं रहा था। तो फिर टीचर से मिले और टीचर ने हमें बताया, वो हमारे, क्योंकि मैं आज तक सबसे ज़्यादा आभारी टीचरों का ही रहा हूँ, क्योंकि उनकी गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। हम कॉलेज में पहुँचते हैं तो हमें लगता है कि हम टीचर से ज़्यादा जानते हैं। कभी कभी ये गलतफहमियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। राइट। पर मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कभी भी होना चाहिए। तो एक टीचर है मिस्टर ब्रजेश त्रिपाठी, उनसे हमने मिले और वो उनकी पहली क्लास ऐसी थी जहाँ पे वो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बता रहे थे। राइट। और क्लास तो थर्मोडायनेमिक्स की थी, पर लेक्चर कुछ ऐसा था कि देखो यहाँ से निकलने के बाद 60 लोगों के बैच में कुछ एंटरप्रेन्योर बनेंगे, कुछ बनेंगे इंडस्ट्रियलिस्ट, कुछ जॉब करेंगे, पर जिस भी सेगमेंट में जाने वाले हो उसकी तैयारी चालू कर दो अभी से। साथ ही साथ मज़े करो, जितने कॉलेज में करने हैं पढ़ाई करो, पर अगर थोड़ा सा टाइम उस पर दे दोगे ना तो काफ़ी हेल्प मिलेगी आगे के लाइफ करियर में। तो बस क्लास के बाद जस्ट उनके पास पहुँचा और उन्होंने बोला सर बिज़नेस करना है, कैसे करें? तो उन्होंने कहा ये कोई तरीका नहीं है कि बिज़नेस करना है तो मैं बता दूंगा ऐसे हो जाएगा, सीखना पड़ेगा। तो सीखते हैं साथ में मिलकर। और जैसा मैंने बोला कि बहुत हेल्पफुल मैं उनका, तो वो सीखना हम दोनों ने चालू किया। उनको आता था, वो मुझे सिखा रहे थे। तो वहाँ से मैंने तो पहला सबसे छोटा प्रोजेक्ट किया था 3.5 सीसी की एक नाइट्रो इंजन कार में। बहुत सिंपल सा प्रोजेक्ट है, पर मेरे कॉलेज तक कभी नहीं बना था। तो उसके लिए तरीका तो दो था, या तो मैं डिज़ाइन कर लेता, सब कुछ करके एक प्रोडक्ट लेता, उसको बनाता, पूरा डिज़ाइन करता और सबमिट कर देता। पर सर का कहना था नहीं, आप पहले सीख के आओ ये बनता कैसे, चाहे वो डिज़ाइन हो चाहे परचेज़ हो, आप रॉ से बनाओगे। तो उसके लिए उन्होंने, उनके जितने भी स्टूडेंट थे उन्होंने मुझे सबसे मिलवाने के लिए भेजा। सो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ एक छोटे से प्रोजेक्ट के लिए, दिल्ली आ रहा हूँ, कानपुर जा रहा हूँ, हर जगह गया और फिर मैंने वो प्रोजेक्ट अंतिम में बनाया। तो ऐसा लगा यार कुछ तो हुआ, बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है पर। तो ये आप कब कर पा रहे थे? जब आप कॉलेज में ही थे? फर्स्ट ईयर में। एंड देन सेकेंड ईयर में उन्होंने मैं एक और बेंचमार्क ऐड किया कि इस बार बड़ी कार बनाओ, नाइट्रो इंजन कार के बाद अब गो कार्ट बनाओ इलेक्ट्रिक। उसके लिए उन्होंने बहुत लोगों से मिलवाया।
तो फिर मैं वही से जर्नी इस प्रोसेस में आप लोगों से सिर्फ मिल रहे थे, सीख रहे थे कैसे, आप कुछ बिल्ड नहीं कर रहे थे अभी फिलहाल? हाँ, एज अ बिजनेस तो नहीं, पर स्किल के मामले हाँ, में स्किल के मामले में बहुत सारी चीज़ें बिल्ड हो रही थी। वेरी नाइस। एंड देन थर्ड ईयर आया हमारा, तो थर्ड ईयर में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमने प्लान किया, मतलब हमारी कैपेसिटी के हिसाब से जो कॉलेज में था अभी तक अवेलेबल, तो हमने ATV बनाने का प्लान किया। तो अब ATV बनाने के लिए लगती है 7 से 8 लाख रुपए, प्लस उसके ट्रैवलिंग, अकोमोडेशन, पार्टिसिपेट करने की अलग अलग कॉस्टिंग आती है। तो हम गवर्नमेंट कॉलेज के थे, तो हमने ट्राई किया कि हमें मिल जाए फंडिंग कॉलेज से, तो हम पूरा प्रोजेक्ट बना सकें, जो कि फंडिंग गवर्नमेंट के पास होती भी है इस कॉलेज में। बट समहाउ बहुत 2-3 महीने की फाइल चलाने के बाद भी हमें कुछ निकला नहीं। तो एक बार बहुत उदास हो गया, हम उनके पास गया कि सर ऐसे तो नहीं होगा और मैं करना चाहता हूँ प्रोजेक्ट। तो उन्होंने कहा कि अगर कॉलेज या तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस में ऐसी चीज़ें क्रिएट नहीं हो रही कि जिससे तुम वो बना सको, तो क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि एक कंपनी फॉर्म करो और ये इवेंट करके दिखाओ कॉलेज को कि कितना इंपॉर्टेंट इवेंट है ये। और आसपास के कई कॉलेजेस भी इसमें सीखेंगे कि या तो इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे या ऐसे इवेंट्स के लिए इंस्पायर होंगे। ऐसा नहीं कि एक बहुत बड़ी कंपनी बन जाएगी, पर तुम्हारे कॉलेज जर्नी में तुम्हें सीखने में बहुत मिलेगा और साथ ही साथ कॉलेज भी सीखेगा कि ऐसे इवेंट्स की महत्वता क्या है। तो बस 4 लोग अब मिले, चारों को फाउंडर, एक सीनियर थे, 3 हमारे बैच के। हमने कहा आप करेंगे। उसके साथ ही बहुत प्यारे जूनियर मिले, मतलब मेरी जर्नी में लोग बहुत अच्छे रहे। तो 20-25 जूनियर हमारे साथ की सर बॉस कर रहे हैं, हमारे कॉलेज में सीनियर्स को बॉस बोलते हैं, तो बॉस करना है चलो करते हैं। फिर से ट्रैवलिंग चालू। अब उस इवेंट में हमने कभी पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो रूल भी नहीं पता हमें कि कैसे होगा। तो वैसे जैसे लोग मिलते जाते हैं, कारवा बनता जाता है, कुछ ऐसा ही सीन हुआ। मैं आया दिल्ली किसी से मिलने, तो उनमें मुझे मिले अभिशांक सर। तो उन्होंने कुछ सवाल पूछे। लोगों के जजमेंट के तरीके बहुत अलग होते हैं, जो मैं इन लोगों से सीखता रहा कि जैसे मैं कोई काम करने जा रहा हूँ और उसमें मुझे कुछ नहीं आ रहा और सामने वाले को बहुत कुछ आता है, तो एक जजमेंट हो जाता है कि यार ये तो कुछ नहीं कर पाएगा। पर जैसे अभिशांक जी मिले मुझे, अभिशांक जी का क्या, उन्होंने 2-4 सवाल पूछे, क्योंकि मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया तो मुझे रूल ही नहीं पता था, पर दिमाग में जुनून था कि ये तो करना है, जैसे भी करना है। तो उन्होंने 2-4 सवाल पूछे, मेरे पास कोई जवाब नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, करते मिलके करते, और हम रेडी हो गए। पता नहीं क्यों उन्होंने मेरे से कोलैबोरेट किया जस्ट टू टीच, और वही कि अच्छे लोग हमेशा मिलते ही रहते हैं। तो बस वो जर्नी चालू हुई। तब हमने कंपनी रजिस्टर्ड की इनफीलिंग मोटर स्पोर्ट्स, जो अक्रॉस इंडिया में सबसे पहले हमने ट्रेन किया कई सारे कॉलेज में कि ATV बनती कैसे है। फिर हमने उनसे बोला कि हम एक इवेंट करा रहे हैं, ईयर लॉन्ग इवेंट, जिसमें आप आइए पार्टिसिपेट कीजिए, जिसमें हम कंपनीज बुलाएंगे जहाँ पे आप अपना रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अगर आप Tier 1 कॉलेज की बात करो तो Tier 1 कॉलेज के पास तो कंपनियाँ हैं, प्लेसमेंट के ऑप्शंस हैं, एलुमनीज नेटवर्क है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल। पर Tier 2 Tier 3 कॉलेज में ये ब्रेक्स हैं, जो गैप हैं, जो फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने कहा कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे वहाँ पे और कंपनियाँ देखेंगी, तो आपको मौका मिलेगा अपने आप को कंपनी में रिप्रेजेंट करने का। और बस वहीं से शुरुआत हुई, और आज 8 साल से लगातार, हालांकि साइड तो ये कंपनी तब आपने जो रजिस्टर करी वो आज भी चल रही है? अभी भी चल रही है, इनफीलिंग मोटर स्पोर्ट्स। ओके, तो ये आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में? हाँ सर, ये LLP थी। अच्छा, LLP थी, आज भी LLP है अभी? तो इसमें 2 इन्वेस्टर हैं मेरे, जो कि माइक्रोसॉफ्ट से एक सीनियर है मेरे, उन्होंने इन्वेस्ट किया। एक हैंकल कंपनी के सीनियर्स हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया, मतलब उनके रिलेटिव्स ने इन्वेस्ट किया, पर उनके गाइडेंस में। तो वेरी नाइस। अभी तक वो कंपनी चल रही है। और टीचिंग का जो सबसे ज़्यादा जरूरी मुझे पिलर लगता है कि उस पर काम होते रहना चाहिए, अवेयरनेस होती रहनी चाहिए, स्पेशली Tier 2 Tier 3 में। तो अभी आपकी कंपनी मेनली क्या करती है? इनफीलिंग मोटर स्पोर्ट्स को ट्रेन करती है। जैसे अगर हम ऑटोमोबाइल की बात करें तो ऑटोमोबाइल में हम अक्रॉस ईयर ट्रेन करते रहते हैं, कैसे गाड़ियाँ बनाएं, कैसे अपने आप। ये ट्रेनिंग्स आप कहाँ देते हो? ये हम कॉलेजेस में देते हैं उनको। ओके, जाके जो भी कॉलेज में ये ट्रेनिंग्स चाहिए होती है उनको देते हैं। फिर हर साल एक इवेंट कराते हैं, जिसमें कम से कम 300 से 400 जजेस आते हैं पूरे इवेंट को जज करने के लिए। 30 से 40 कंपनियां हम बुलाते हैं अक्रॉस इंडिया से। हर साल अप्रॉक्सीमेटली 50-60 टीम आती है, पूरी गाड़ी बना के, 25-25 बच्चों की टीम्स। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं। हम खुद से ट्रैक डिज़ाइन करते हैं, जिससे स्टूडेंट हर चीज़ सीख सके कि गाड़ी में ट्रैक्शन कैसे होता है, सस्पेंशन ट्रैक्शंस कैसे काम करते हैं, मैनुअबिलिटी कैसे वर्क करती है, प्रेजेंटेशंस लेते हैं कि बिजनेस प्रेजेंटेशंस कैसे होना चाहिए, आपका रिप्रेजेंटेशन किसी कंपनी के सामने कैसे होना चाहिए। तो ग्रुप ऑफ 25 जो स्टूडेंट होते हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट को लीड करके एक पर्टिकुलर स्किल डेवलप करते हैं। वेरी नाइस। तो जिसे USP कहते हैं। तो ये कम्प्लीटली आप कॉलेज के स्टूडेंट्स को गाड़ियाँ बनाना सिखाते हो? हाँ जी। ओके, और तो इसके लिए तो आपको बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होती होंगे, तो कंपनी अवेलेबल करती हैं आपकी या आप कॉलेज से लेते हो? सर जैसा कि शुरू में हुआ कि बच्चों को सीखना बहुत ज़रूरी है, तो जो गाड़ी बनाते हैं वो बच्चे खुद से ही बनाते हैं। तो वो इन्वेस्ट खुद से करते हैं, इन्वेस्ट इनसे जाते हैं, स्पॉन्सर से बात करते हैं कि कैसे होगा, इंस्टीट्यूट से बात करते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनियों से बात करते हैं कि हमें सॉफ्टवेयर फ्री में मिल जाए, जिससे हम इसमें एक्सेस करके अच्छे डिज़ाइन बना सकें। तो ये कम्प्लीटली एक पैकेज है,
टू डेवलप योर सेल्फ। वेरी नाइस, ग्रेट। तो आप स्टूडेंट्स को भी कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं, और आप अभी यूएसपी की एक बात कर रहे थे। कई बार क्या होता है कि मैं भी मिलते रहता हूँ कई सारे एंटरप्रेन्योर्स से, तो उन्हें एक सवाल बहुत अधिक पिंच करते रहता है हमेशा कि तुम जो कर रहे हो इसमें यूएसपी क्या है, और ये लगभग एंटरप्रेन्योर से पूछे जाने वाले सवाल हैं कि तुम्हारे प्रोडक्ट में यूएसपी क्या है। और ये यूएसपी ढूंढने में आज के एंटरप्रेन्योर्स स्टार्टअप्स मतलब बहुत वक्त लगा देते हैं, और कई बार तो वो मतलब शेयर डिप्रेशन में चले जाते हैं, यार मेरे प्रोडक्ट में तो यूएसपी नहीं, मेरा प्रोडक्ट तो स्केल ही नहीं करेगा, मेरा प्रोडक्ट तो मार्केट फिट हो ही नहीं सकता। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपके क्या ख्याल है? सर मेरा तो बहुत सिंपल सा है कि हमने बहुत फैसिनेटिंग बना दिया यूएसपी को। अब सर क ख ग घ लिखना नहीं सीखते एक पेन पे, तो अच्छी राइटिंग होगी या नहीं होगी, मेरी राइटिंग अच्छी है वो मुझे पता कैसे चलता? हमने 12th तक पढ़ाई की एक सर्टेन सब्जेक्ट्स में, उसके बाद हमने बीटेक करने गए। अब इन सब के प्रोसेस में हमने बिजनेस वर्ड को कितना समझा, फाइनेंस कितना समझा हमने, सही बात, कम्युनिकेशन कितना ग्रो किया, वो सब के चांसेस मिले या नहीं मिले। टियर 2 टियर 3 में तो वो भी नहीं मिल रहे। राइट। अब वो टियर 3 का बंदा जो इंसान है वो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाह रहा है, उसको यूएसपी समझने में टाइम लगेगा। सो ट्रू। पर अगर हम उसी को ही एक बेंचमार्क बना देंगे पहली जब तक तुम्हारे पास यूएसपी नहीं है तो फिर मार्केट में आने का कोई मतलब नहीं है, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। और फैसिनेटिंग वर्ड में बहुत ज़्यादा बन गया। मैं ये नहीं कह रहा यूएसपी जरूरी नहीं है, पर यूएसपी के लिए टाइम देना जरूरी है, आपको मार्केट में आना जरूरी है, बिजनेस को समझना जरूरी है, प्रोडक्ट को बेचना जरूरी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। आप किसी भी स्टार्टअप की बात कर लीजिए, कितने लोगों ने पिवट किया, चाहे वो जोमेटो हो चाहे ओला हो, सब ने अपनी अपनी यूएसपी एक सर्टेन टाइम के बाद बनाई उन मार्केट में काम करने के लिए। मैं एक सेगमेंट में था, एक सेमिनार था सचिन बंसल जी का, जिनमें उन्होंने बताया कि फ्लिपकार्ट में पहले हमने क्या बनाया था, बनाने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि ये तो वर्कआउट नहीं करेगा। वो बेसिकली उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया था कि अगर 5 दुकानें हैं और 5 दुकानों में एक ही प्रोडक्ट की प्राइस अलग अलग है, तो हम कस्टमर तक ये पहुंचा सकें कि ये प्राइस इस प्रोडक्ट की प्राइस यहाँ पे इतनी ही मिलेगी, है ना, तो आप सस्ते में खरीद सकते हो। पर जब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि बनाने के बाद पूरा, और उनकी डिग्री और बाकी सारी चीज़ें तो आप जानते ही हो, आईआईटी दिल्ली देन AWS, तो इन्वायरमेंट की कमी नहीं थी, फिर भी उन्हें प्रोडक्ट समझना पड़ा। और जब उन्होंने लॉन्च किया तो दे रियलाइज कि ये प्रोडक्ट अभी मार्केट में इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि लोगों को ऑनलाइन परचेज करने की आदत ही नहीं है। सो ट्रू। लोग घर पे जाके दुकान पे जाके परचेज कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने फ्लिपकार्ट बनाया, है ना। और फ्लिपकार्ट का भी आइडिया थोड़ा उनसे और थोड़ा अमेज़न से था, अमेज़न आने वाला था, तो उन्होंने अपनी यूएसपी बनाई जिस तरीके से वो बना सकते थे। जैसे लेटर उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी लाया, वो बहुत बड़ा चेंज था। पर वो कैश ऑन डिलीवरी पहले इंडिया में नहीं थी, जो सबसे पहले फ्लिपकार्ट लाए उनको बताने वाला एक कस्टमर था। चैलेंज ये था कि कैश ऑन डिलीवरी इन्होंने प्रमोट तो करना चालू कर दिया, पर लोग इसलिए कैश ऑन डिलीवरी से पहले ऑनलाइन परचेज तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर ग्रोथ रुक गई थी। तो इनको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इन्होंने एक कस्टमर के रिव्यू पढ़े, तो कस्टमर से मिलने गए तो उनसे बात किया कि यार लोग ऐसे परचेज क्यों नहीं कर रहे ऑनलाइन। तो उन्होंने कहा सर परचेज तो कर लें, पर गारंटी क्या है कि वो आएगा या नहीं आएगा। एंड ये उन्हीं के वर्ड हैं कि उस दिन मैं वापस जाके ऑफिस में हमने कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चालू किया, और बिना किसी प्लानिंग के कि पहले चालू करते एग्जीक्यूशन कैसे होगा देखने लगे, एंड देन सेल्स बड़ी 10 गुना। आप जोमेटो की बात करो तो जोमेटो ने तो पहले एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया था जहाँ पे फूड की मेन्यू एंड प्राइजेस एक्सेस हो सके, पर उन्हें बाद में समझ में आया ना कि ये वर्कआउट करेगा। अमेजॉन भी तो बुक सेलिंग प्लेटफॉर्म थी। सो आप कुछ भी नाम लीजिए, फ्लिपकार्ट, नेटफ्लिक्स सीडी बेच रहे थे। तो हम यूएसपी में क्यों फंसा दे रहे हैं बच्चों को कि यूएसपी ही देखो, पहले आप मार्केट में बाय द टाइम आपकी यूएसपी अपने आप क्लियर हो जाए। इनिशियली यू विल हैव टू स्टार्ट, यू विल हैव टू कम इन द मार्केट, यू विल हैव टू टेस्ट द मार्केट, एंड मार्केट में जो कस्टमर्स हैं आपके वो आपको आपके टेस्ट डेवलप करने में मदद कर देंगे। मतलब आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो गैप आपको काम करके ही पता चलेगा। सो ट्रू, मतलब करने से ही पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात मुझे तो लगता है कि जो है आपके पास, जहाँ हो आप वहीं से शुरू करो, उन्हीं रिसोर्सेज से शुरू करो, जितना दूर चल सकोगे चलो। फाइनली जहाँ तक पहुँचोगे उसके बाद कुछ ना कुछ और नए रास्ते निकलने शुरू हो जाएंगे, एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन अ ग्रेट वे। बहुत अच्छा लगा द वे यू मेड इट क्लियर। ये मुझे लगता है कि ये हीरो सेक्शन होगा हमारे इस पॉडकास्ट का उन स्टार्टअप्स के लिए, उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो यूएसपी के जाल में फंसे पड़े हैं कि जब तक अपनी यूएसपी डिज़ाइन नहीं होगी तब तक हम मार्केट में आएंगे ही नहीं। दे शुड कम एंड दे शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। बाकी यूएसपी आपको हेल्प करेगी आपको स्केल करने में और बहुत बड़ा बनने में। दैट्स फाइन, ग्रेट। सो ये जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, आप हमें लगता है कि फर्स्ट ईयर में आपने चीज़ें शुरू कर दी थी, थर्ड ईयर में हमने कंपनी चालू की, थर्ड ईयर में कंपनी शुरू कर दी, फर्स्ट ईयर में आपने प्रोसेस कंप्लीटली शुरू कर दिया था। आपसे बस ये पूछना है कि आज एक फैसिनेशन की बात हो रही है, जैसे यूएसपी फैसिनेशन है, वैसे ही एक और फैसिनेशन है कि भाई कॉलेज ड्रॉप आउट कर दो,
उसके बाद आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हो या स्केल कर सकते हो। ये भी मतलब क्रेज है, पीपल आर गेटिंग क्रेजी, स्टूडेंट्स को लगता है आई एम ड्रॉप आउट है, ये वाली फीलिंग आ रही है। इस बारे में आपके क्या ख्याल है? सर करना चाहिए, कॉलेज भी करना चाहिए, और कॉलेज के बाद मैं तो कहूँगा एक साल 2 साल अगर आपका इतना पैशन भी है, फिर भी अगर ऑप्शंस नहीं आपके पास या आपने वो चीज़ डेवलप नहीं की है, आपको सीखना है, तो जॉब भी करनी चाहिए। एक्चुअली मैं खुद इस जाल में फंसा हुआ इंसानों की, मैं इस जाल में था कि 3rd ईयर में कंपनी चालू की, अब कई लोगों से मिल रहे हैं, तो कई लोग तो ऐसे, तो हमें लग रहा था कि अगर मैं ये करने वाला हूँ तो मेरी डिग्री किस काम आएगी मुझे। तो कुछ एग्ज़ाम्स मैंने, जैसे मिड सेम थे, वो मैंने छोड़ दिए। तो एक टीचर थे, जैसे मैंने पहले भी कहा था, टीचर इज़ द की, अगर आप सक्सेस चाहते हो तो वन ऑफ द की बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मद्रास के थे मिस्टर कल्याण जी, तो उन्होंने वैसे बोला कि एग्ज़ाम क्यों नहीं दे रहे हो? मैंने कहा सर एक्चुअली मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ और मैं उसमें इन्वॉल्व तो हुई, साथ ही साथ अब मुझे लगने लग गया है कि मैं ये क्यों करूँ। मतलब मैं जितना टाइम पढ़ने में दूंगा उतने टाइम में मैं नई स्किल सीखूंगा, नए कस्टमर से मिलूंगा, मैं वो कर सकता हूँ। राइट। तो कल्याण जी ने मुझे ये कहा कि देखो बेटा, एग्ज़ाम्स ना कोई 33% ला के पास होता है, कोई 60% ला के पास होता है, किसी की कोई सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, किसी के कोई सब्जेक्ट्स वीक हैं। एग्ज़ाम्स आपको सिर्फ ये नहीं सिखाता कि आप आगे की जर्नी चलोगे कैसे, एग्ज़ाम आपको ये सिखाता है कि आप छोड़ना ना सीखो। एक पेपर है जिसमें मैंने साल भर पढ़ाई नहीं की, और एक दिन में मुझे इतना शॉर्ट करके पढ़ना है कि मेरे 33 आ जाए, मैं पास हो जाऊँ, उसे कहते हैं फेस करना। और आज मैं अगर इस एग्ज़ाम से नहीं भागा ना, तो मैं कल किसी और भी प्रॉब्लम से नहीं भागूंगा। और वो बात मुझे इतनी हिट करी कि मैंने उसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं छोड़े। ये बहुत अच्छी बात कही आज के उन स्टूडेंट्स को जो फैसिनेशन के चक्कर में है कि भाई साहब कॉलेज ड्रॉप आउट। एग्री, मतलब ये भी तो आपका एक काम है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पार्ट यार, ऐसे भी कॉलेजेस आपको सपोर्ट कर रही हैं। कॉलेज अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो तो कॉलेज में इनक्यूबेशन सेंटर्स हैं, इवन आपके टीचर्स आपके मेंटर और गाइड बने पड़े हैं, वो आपको हेल्प कर रहे हैं वहाँ पे। तो कॉलेज छोड़ के कर क्या लोगे? मतलब ये तो समझो कि ये तो एक्सक्यूजेस हैं। हाँ। कि आप पढ़ना ही नहीं चाहते, आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझना ही नहीं चाहते। थोड़ी किताबों की ज़रूरत है यार, और पास होने के लिए तो 33% की आपने बात करी है। हाँ। उतना तो ला ही सकते हो पढ़ करके, उसे क्यों छोड़ रहे हो? हाँ, तो कभी कभी वो एक्सक्यूज़ में ही फंस जाते हैं। हाँ। कि नहीं हम तो कुछ अलग कर रहे हैं, हम तो कुछ नया कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम छोड़ देते हैं। क्यों? वो भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और क्या गारंटी है कि आज ये छोड़ रहे हो तो कल वो नहीं छोड़ोगे। सो ट्रू। मतलब ये तो फिर आपके अंदर एक हैबिट डेवलप हो जाएगी ना क्विट करने की। एग्जैक्टली। क्या बात है, तब मैंने कभी नहीं छोड़ा, और शायद उसके बाद मैं भी सबको यही कहता हूँ कि नहीं, ये तो कॉलेज पूरा कर लो। ऐसे भी यार 1 साल के बाद ही शुरू कर लोगे तो क्या ही गुजर जाएगा, जस्ट स्टार्ट। और अगर अब एग्जाम्पल दे देते हैं मार्क जुकरबर्ग का, रितेश अग्रवाल, देखिए कई लोगों के, पर उनकी ऑप्शंस तो देखो ना कि उनके पास ऑप्शंस क्या थे, वो किस कैटेगरीज में आके छोड़े, कहाँ पे छोड़े। और अगर वो है तो फिर आप तो एक्सेप्टेंस हो, या फिर आप उनमें हो जो करना है। पर अगर नहीं है तो बहाने बना के उस चीज़ को मत छोड़ो जो आपकी बैकबोन है। मेरा तो ये वो आपके लिए सच में बैकबोन का काम करेगा। आपके पास एक डिग्री है तो वो तो आपकी एंट्री पास है ना। हाँ। आपको अलग अलग जगहों पे जाना है, अलग अलग लोगों से मिलना है, तो दैट इज़ अ एंट्री पास फॉर यू। दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, जो लोगों को आप गाइड कर पा रहे हो। अच्छा, सबसे बड़ा चैलेंज आपको इस एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में क्या लगता है? सबसे बड़ा चैलेंज तो हर दिन छोड़ने का मन करता है कि शायद कुछ और कर लें या कुछ और के लिए बने हैं। तो अब वो आता ऐसे है कि हर दिन नए फेल्योर्स आते हैं। अब नए फेल्योर्स की वजह से छोड़ना, जैसे वो एग्ज़ाम छोड़ने वाली बात है, तो वो नहीं करना चाहिए। मतलब आप किसी भी बड़े स्टार्टअप्स की बात करें, चाहे वो फ्लिपकार्ट की बात करें, तो अकॉर्डिंग टू सचिन सर 100 से ज़्यादा इन्वेस्टरों को उन्होंने पिच किया था, बीइंग IITN, बीइंग AWS, इतनी अच्छी सर्विसेज, फिर भी इन्वेस्टर ना बोल रहे हैं। USP भी है, अमेजन आया नहीं था, अमेजन से पहले उन्होंने चालू किया, मतलब मोनोपोली भी क्रिएट कर सकते थे एक सर्टेन टाइम पे, फिर भी 100 लोगों ने मना किया। और हमारा ऐसा है कि हमें ना सुनने की आदत तो कभी बनी ही नहीं है। तो अगर हमने 10 बार 15 बार 20 बार ना सुन लिया ना कस्टमर का, तो शायद हमें लगता है कि यार ये प्रोडक्ट वर्कआउट नहीं करेगा। गॉट इट। एग्जैक्टली टाइमलाइन होनी चाहिए कि आपको कब तक चलेगा, कब तक आपको गिव अप नहीं करना है, पर जल्दी नहीं करना। एक सर्टेन टाइम तक अच्छे कस्टमर से, जितने कस्टमर हो सकते हैं सबसे बात करो। वही कहते हैं ना, फेल्योर नहीं है वो लर्निंग है, और शायद उसी के लिए चालू भी किया है। राइट। तो सबसे बड़ा तो है कि कस्टमर से ना सुनने की आदत होनी चाहिए। राइट। और हर बार और ज़्यादा प्रिपेयर होकर उनसे बोलना चाहिए कि सर इस बार आप देखो प्रोडक्ट अच्छा है, सिमिलर कस्टमर या किसी और से, पर हाँ, और आप ना सुन रहे हो, इट्स ऑल ओके। लेकिन उस ना के साथ साथ मुझे लगता है कि आपको एक फीडबैक भी तो मिलता होगा कि आपका प्रोडक्ट कैसे डेवलप, प्रोडक्ट कैसे और इसको बेटर बना सकते हो और शानदार अगली अपॉर्चुनिटी फिर जाइए कि सर वी हैव रिवैम्प्ड समथिंग
वी हैव कम अप विथ सम चेंजेस, है ना, हमने पिवोट किया है अपने मॉडल को या अपने सिस्टम को। एक बार फिर सर मौका दो बैठने का, सो दैट वी कैन। और सब देते हैं, मतलब आप किसी को भी पिच लोग करोगे, अच्छे हैं, देते हैं। लोग अच्छे हैं। एक्चुअली लोगों ने अपना एक कंसर्न बना लिया, अरे यार लोग उतने अच्छे नहीं होते, टाइम नहीं देते, वैल्यू नहीं करते। मैं तो बड़े बड़े लोगों को देखता हूँ, आप एक बार उन्हें अप्रोच तो करो, 100 उन्हें आप रीच करो, दे विल बी मतलब टेकिंग अ गुड केयर ऑफ यू इवन। मतलब वो आपको प्रॉपरली टाइम देंगे, इवन कहीं फंस रहे होगे, गलतियां कर रहे होगे तो वो गाइड भी करेंगे। लेकिन मुझे क्या लगता है ना कि ये जो न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं ना, जो कॉलेज वाले जो बच्चे होते हैं, कई बार क्या होता है उनके मन में एक थोड़ा सा एक अभी चीज़ें शुरू भी नहीं हुई लेकिन वो एक माइंडसेट बना लेते हैं, मैं तो CEO हूँ, मैं तो फाउंडर हूँ, है ना, मेरी तो मतलब वो आई चीज़ें नहीं, लेकिन वो आने से पहले मतलब प्रोडक्ट बाद में आता है, रुआब पहले आ जा रहा है। तो इस चक्कर में वो क्या होता है ना, तुम क्या हो यार, मैंने तो देखो नाम सोचे और वो एंटरप्रेन्योर बन गए और वो फाउंडर बन गए। इसमें कोई बुराई नहीं है, बट अल्टीमेटली मुझे लगता है कि पहले प्रोडक्ट डेवलप करके एक लेवल तक लाने की ज़रूरत है। और जब बिज़नेस को आप बढ़ा रहे हो, मैं तो एंटरप्रेन्योरशिप को तो मैं यही मान के चलता हूँ, स्टार्टअप्स को भी मैं यही मान के चलता हूँ कि आप इसको एक बिज़नेस मानो। हाँ। और डे 1 से आपके पास कहीं ना कहीं एक मॉडल होना चाहिए जो आपको प्रॉफिट इल्ड करके दे, कहीं ना कहीं वो आपके लिए पैसे कमा करके दे। तो ये हर स्टार्टअप को ही करना चाहिए। दैट्स ग्रेट, अमेजिंग द वे यू आर कम्युनिकेटिंग, दैट्स ऑसम। बाकी अब इंडस्ट्री से रिलेटेड थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं कि आप स्टार्टअप वर्ल्ड में बहुत कुछ समझते हो, जानते हो। अभी फ़िलहाल के दौर में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना शानदार तरीके से चीज़ों को टेक ओवर करता जा रहा है, वीडियो बनाना हो, वीडियो एडिट करना हो, ग्राफिक डिज़ाइन करना हो, मतलब बुक लिखनी हो, कंटेंट क्रिएशन करना हो, सब AI कर दे रहा है आपके लिए। इस दौर में आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री का बोलबाला रहने वाला है? सर टेक का तो रहने ही वाला है, तो AI तो टेक ओवर करने वाली हैं चीज़ों को, पर AI इंसान को रिमूव नहीं करेगी। मुझे लगता है वो बेटर स्किल बनाएगी, बेटर ऑप्शंस क्रिएट करेगी, वो आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम तैयार करेगी, हमें लगता है। लाइक आप जितने इफिशिएंट थे AI के आने के बाद थोड़े और इफिशिएंट हो जाएंगे। और स्किल्स आप कम टाइम देके ज़्यादा चीज़ें क्रिएट करो तो ऑफकोर्स जो टाइम बच रहा है या तो उसमें नया सीखोगे या कुछ नए लोगों से मिलोगे, तो वो चैलेंज नहीं है। बट हाँ, मतलब ऐसे वो नहीं होना चाहिए कि नहीं ये है तो हम ब्रेक हो रहे हैं और हमारी सिस्टम्स कमज़ोर हो रहे हैं। तो AI तो मुझे लगता है फॉर श्योर। हालांकि इंडस्ट्री का नॉलेज मुझे उतना ही है जितनी इंडस्ट्री में मैंने काम किया है। आपने बेसिकली जहाँ तक मेरी समझ है आपने सोलर इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री और इसके अलावा और भी किसी इंडस्ट्री में काम? हाँ, मतलब पब्लिकेशंस एंड इवेंट्स में हमने थोड़ा बहुत। हाँ, पब्लिकेशन एंड इवेंट्स में आपने क्या किया, काम किया, मतलब ब्रांडिंग से संबंधित आपने चीज़ें करी हैं, दैट्स फाइन। सो थोड़ा सा मैं समझना चाहता हूँ, एक बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे और बहुत अच्छे ट्रेनर भी हैं, पुष्कर राज ठाकुर, नाम सुना होगा मैं भी। उनके साथ जब मैं पॉडकास्ट कर रहा था तो उनसे मैंने पूछा था एक बात कि मतलब कोई एक ऐसी चीज़ जो मतलब आप बदलना चाहो, लगे कि नहीं यार काश ये एक ऐसी चीज़ हो जाती ना तो मज़ा आ जाता। तो उन्होंने एक बात बोली थी कि पूरी दुनिया को सोलर एनर्जी पर डिपेंडेंट हो जाना चाहिए। आपके विचार से क्या लगता है? सही लगता है, मुझे भी ऐसा ही कुछ लगता है कि सोलर इंडस्ट्रीज जिस तरीके से हेल्पफुल है उसमें तो होना चाहिए। हमने 3 साल काम किया सोलर में। तो मैं और मेरे पार्टनर्स मिस्टर नितिन और 1-2 लोग और थे, 3-4 लोग थे एक्चुअली हम। तो 4 लोगों ने सोलर की कंपनी चालू की और हमें लगा रिन्यूएबल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है इंडस्ट्रीज़ में। तो हमने उस पर काम चालू किया और ठीक प्रोजेक्ट भी किए। जैसे हमने अडानी ग्रुप के साथ काम किया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ काम किया जलंधर में, HPCL के साथ काम किया। और मुझे लगता है कि वो बहुत ज़रूरी सेगमेंट है अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो तो है सर। पर उसकी कुछ वजह थी कि मुझे हेल्थ केयर हमेशा से अट्रैक्ट करता था। अच्छा, तो आप अभी सोलर इंडस्ट्री से शिफ्ट होकर हेल्थ केयर में आ गए। ये सोलर इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी सी और बातें मुझे बताएं, उसके बाद हेल्थ केयर वाले पे आते हैं कि बेसिकली वहाँ पे आपका मेन काम क्या होता था? सर मेरा काम तो मार्केटिंग ही था। अच्छा, वहाँ पे मार्केटिंग में मैं CMO था। क्या स्कोप है सोलर इंडस्ट्री में अगर कोई कुछ करना चाहता है तो अभी फिलहाल के दौर पे क्या स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज? बहुत ज़्यादा स्कोप है। चैलेंज ये है कि हमें जब सामने कुछ लोग ऐसे बिजनेस वाले दिखते हैं तो हमें लगता है कि यार ऑलरेडी लोग बहुत ज़्यादा है तो हम इंटर क्यों करें। पर जिस तरीके से इंडिया अपने आप को प्रमोट करना चाह रहा है, इवन वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ में भी इंडिया इलेक्ट्रिसिटी शेयर कर रहे हैं और वर्ल्ड में भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तो उस हिसाब से डिमांड तो काफ़ी है। और उस
इसमें ऐसा भी नहीं है कि नए प्लेयर्स आएंगे तो प्रोडक्ट कम हो जाएगा। मुझे तो हमेशा लगता है कि अगर मार्केट इतना ओपन है और मार्केट इतना बड़ा है तो आप कहीं पे कुछ भी शुरुआत कर सकते हो और किसी सेगमेंट में शुरुआत कर सकते हो। तो सोलर एक ऐसा सेगमेंट मुझे लगता है जो एवरग्रीन है, और उसमें तो आप पहले तो रूफटॉप से चालू कर सकते हो कि पहले हम लोग क्या देखते थे, रूफटॉप की बात की तो मुझे याद है कि पहले एक बड़े बड़े सोलर्स होते थे, थोड़ा मोटा थिक एलिमेंट्स के बने होते हैं। आज कई बार मैं देखता हूँ कि पतला शीट जैसा भी सोलर पैनल बन रहा है। इस बारे में भी बताइएगा, लेकिन आप कंटिन्यू कीजिए। रूफटॉप, हाँ, तो रूफटॉप पे आप चालू करिए, लोगों से बात करिए, और लर्निंग बहुत इजी है, ज़्यादा एलिमेंट्स भी नहीं है कि आपको लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डिज़ाइंस में आपको फिक्स डिज़ाइन मिल जाएंगी, वेबसाइट्स पे मिल जाएंगी, ऐसी कई सारी ट्रेनिंग वेबसाइट्स भी हैं, सॉफ्टवेयर कंपनियां भी हैं जो पूरी डिज़ाइन करके दे देती हैं। आपको कुछ प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए और परचेज़ का नॉलेज होना चाहिए कि परचेज़ कैसे करना है, किस वेंडर से हम परचेज़ करोगे तो आप एक राइट प्रोडक्ट पे कस्टमर को भी दे पाओगे सर्विसेज, और आपके लिए भी प्रॉफिटेबल होगा। तो सबसे पहले तो रूफटॉप से ही चालू करने का ऑप्शन मुझे लगता है। अगर अंटिल अनलेस आपके कनेक्शंस बड़े नहीं हैं तो फिर धीरे धीरे इस इंडस्ट्री में आप आगे मिल चलेंगे तो फिर डेवलपर के पास जाएंगे कि कैसे हम बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। जैसे अडानी हैं, केपी ग्रुप हैं, ऐसे बहुत सारे डेवलपर हैं इंडिया में जो बड़े बड़े प्लांट्स लगा रहे हैं। तो वो आपको पहले मेंटेनेंस का काम देंगे, देन एमएमएस का काम देंगे, स्ट्रक्चर का काम देंगे, एक एक करके आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होता रहेगा। पैरेलली आप गवर्नमेंट में कई सारे काम आते रहते हैं, जिसको ई जैम से जैम पोर्टल जो है वहाँ से आपको मिल सकता है। तो यहाँ से आप वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को ले सकते हैं, पता कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और धीरे धीरे क्रेडेंशियल बिल्ड करते हुए अगर आप धीरे धीरे खुद भी डेवलपर बन सकते हैं एक सर्टेन टाइम के बाद, अगर आपके पास कैपिटल अच्छा है और आप सरकार को बिजली बेचना चाहते हैं या इंडस्ट्री को बिजली बेचना चाहते हैं तो आप वो प्लांट्स खुद ही लगा सकते हैं। पर ये है कि वो टाइम थोड़ा लगेगा और डिपेंड करता है कैपिटल पे। तो मुझे लगता है ईजिएस्ट वे है कि आप एंटर कीजिए, फिर रास्ते अपने आप बनते रहेंगे। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा कभी संभव होगा कि आने वाले समय में पूरी दुनिया सोलर एनर्जी पर डिपेंडेंट हो जाएगी? ऐसा पॉसिबल है? हो सकता है, और जैसे इंडस्ट्री हमेशा बदलती है तो शायद एक नया जरिया भी निकल जाए, नया सिस्टम भी आ जाए जहाँ पे एनर्जी किसी और सोर्सेज से ले रहे हैं। पर ऑफ कोर्स अभी जितना चल रहा है मुझे तो लगता है कि सोलर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा इंडिया में या वर्ल्ड में एनर्जी प्रोड्यूस करने में। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। बाकी ये अभी जो सोलर इंडस्ट्री में मैं समझ रहा हूँ कि इनोवेशंस बहुत अधिक आ रहे हैं। ये शीट जैसे भी सोलर पैनल सब बनने शुरू हो गए हैं, तो ये इसका क्या कॉन्सेप्ट है? सर प्रोडक्शन में हम इतने थे नहीं तो मुझे एग्जैक्टली इतना आइडिया नहीं है कि सीट्स में कैसे काम होता है। पर हाँ, एफिशिएंट लोग बनाते जा रहे हैं, कंपनियां बनाते जा रही हैं, उनको मार्केट में लाते बल्कि साइज में था, अब उसको थोड़ा और लाइट कर रहे हैं। यस, गॉट इट, थैंक यू। बाकी अब आते हैं आपके शिफ्ट के बारे में। आप भाई साहब इवेंट्स में भी काम कर चुके, इवेंट्स के बारे में भी थोड़ा बताइए, क्या करते थे आप एग्जैक्टली? सर इवेंट्स में हम जैसे कि ATVC हमारा एक इवेंट है, ये साल में एक बार होता है जो इन्फिनिक्स का IPA है। तो अरावली ट्रेन व्हीकल चैंपियनशिप्स, इसमें हम अक्रॉस इंडिया से टीम्स को बुलाते हैं और पार्टिसिपेट करने के लिए बोलते हैं, जिसमें ये 5 डे इवेंट होता है। इसके अलावा हम रिकॉग्निशन इवेंट करते हैं कि अगर किसी फील्ड में कोई अच्छा काम कर रहा है तो उनको कैसे रिकॉग्नाइज कर सकें। जर्नी चालू हुई कॉलेज से, कॉलेज में इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना, फिर इवेंट ऑर्गेनाइज कराना, ये हम चाहते थे क्योंकि वहाँ से लर्निंग बहुत सारी मिलती है। और वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है मेरी लाइफ में कि हम सबसे बड़ी झिझक तो यही होती है ना कि हम किससे क्या बात करें। अगर स्पॉन्सर लेने जा रहे हैं तो क्या बोलना होगा, प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं तो क्या बोलना होगा, चालू कहाँ से करेंगे, अगर कुछ अप एंड डाउन हो गया तो मैनेज कैसे करेंगे। तो वो तो लर्निंग मिस्टेक से ही आएगी। तो इवेंट सेगमेंट हमें हमेशा फैसिनेटिंग लगता था कि अगर क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल पाते होंगे आप। वेरी नाइस। तो उसके थ्रू हमने फिर TEDx इवेंट भी कराए, कई इवेंट्स में हम ऑर्गेनाइजर रहे, कई को ऑर्गेनाइजर रहे, और फिर अवार्ड फंक्शंस भी कराए। और फिर एक सर्टेन टाइम के बाद, क्योंकि अभी जो बिजनेस में है उसमें हमें फुल टाइम देने की ज़रूरत थी, तो हमने वो सारे काम अभी कुछ टाइम के लिए रोक के हम अभी पर्टिकुलरली एक में आ गए। वेरी नाइस। आपने TEDx इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करे? वेरी नाइस। अभी भी करते हो आप? सर एक्चुअली अब तो नहीं करते, पर इससे पहले करते थे, 1-2 साल पहले तक हमने किया। गॉट इट, वेरी नाइस। अब आते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री। ऐसा क्या हुआ कि इवेंट से, आप सोलर एनर्जी से, इन सब से दिल तोड़ के आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में शिफ्ट कर गए, और उसमें भी हेल्थ केयर टूरिज्म की बात कर रहे हैं? जी, सो एक्चुअली दिल तो नहीं टूटा था कहीं से, क्योंकि जैसा मैंने कहा हर जगह अपॉर्चुनिटी है जो मुझे लगता है एक्चुअली। पर ऐसा था कि बीच में कुछ मेरी पर्सनल भी कहानी है कि मेरी दीदी का इलाज था, और वो इलाज के लिए हमने काफ़ी लंबा वेट किया, 2-2.5 साल वेट किया टू जनरेट मनी, गेट द CM फंड, जो CM जी का फंड होता है, CM
के हेल्थ फंड होते हैं वहाँ पे भी, तो कई सारे फंड्स को हमें अरेंज करना पड़ा वो इलाज कराने के लिए। उसके बाद जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, तो हमें लखनऊ जाना पड़ेगा लखनऊ इलाज के लिए। तो लखनऊ जाना पड़ेगा तो बात किससे करें? चलिए मेरे पास तो कुछ पहचान के लोग थे, तो हमने बात की और इलाज कर लिया। पर वहाँ मुझे समझ में आया कि कितना इम्पॉर्टेंट होता है आपको एक इंसान का होना जो आपको हर चीज़ बता सके और आप ट्रीटमेंट में ध्यान दो। तो बस कुछ वहाँ से इंस्पायर हुए। और फिर वो फाइनेंस सेगमेंट भी मुझे बहुत हिट किया कि आप साल भर 2 साल, अगर आपका अर्जेंट इमरजेंसी प्रॉब्लम नहीं है तो आप साल 2 साल तक वेट करते हो एक इलाज के लिए। तो क्यों ना एक ऐसी कंपनी बनाई जाए कि आप 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इलाज करने के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे आपके साथ कोई है जो आपको सारी सर्विसेज अवेल करा देगा, और एक ट्रस्टेड रिसोर्स है, क्योंकि ट्रस्ट का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट सोर्स है। तो ट्रस्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उस पूरे ट्रीटमेंट में। तो हमें वहीं से चालू करना था, पर 2 साल हो गए। फिर अचानक से हम होम हेल्थ केयर हमें बहुत सही लग रहा था, क्योंकि हम इंडियन मार्केट में ही काम करना चाह रहे थे और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरटेन करना चाह रहे थे। बट बीइंग फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, एरोनॉटिकल फिर पूरा काम अलग अलग सेगमेंट में, तो हॉस्पिटल से इतने टच और नेटवर्क थे नहीं। तो हम उस पर रिसर्च कर रहे थे, मैं और मेरी टीम। तो हमें लगा कि मेडिकल टूरिज्म एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे हम ये काम चालू कर सकते हैं। सर जैसे बोला ना, यूएसपी हमें ढूंढते ढूंढते मिलेंगे। तो अब मेन बात ये है कि इंडिया में आते बहुत लोग हैं और इलाज भी कराते हैं। लास्ट ईयर का डेटा अराउंड 2.2 मिलियन लोग आए थे इंडिया में इलाज कराने, जहाँ पे मैक्सिमम बांग्लादेश से थे। पर हर एक कंट्री इंडिया को प्रीफर कर रही है, जैसे ऑर्थो है, IVF है, इन सारे सेगमेंट में तो इंडिया का काफ़ी बड़ा नाम है। पर फैसिलिटेटर एक ही तो है, मार्केट ओपन है और बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है टू प्रोवाइड एक ऑथेंटिकेटेड सोर्स, ट्रस्टेबल सोर्स, और चीज़ों के एक्सेसिबल बनाना। आप केरला टूरिज्म की बात कीजिए तो जो बहुत बड़ा मार्केट इंडिया में होल्ड करते हैं, उन्होंने अपने जो छोटे वेंडर्स हैं और अच्छे वेंडर हैं, क्वालिटी का आपको हेल्थ केयर है तो ध्यान तो देना ही पड़ेगा, पर हर एक वेंडर को वो प्रायोरिटी दी उन्होंने। हर एक वेंडर्स को प्रमोट किया अपनी वेबसाइट पे और दूसरी वेबसाइट पे भी। तो क्यों ना हम ऐसे वेंडर्स को या ऐसे हॉस्पिटल्स को, क्लिनिक को जो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको हम प्रमोट कर सकें। और साथ ही साथ सेगमेंट है सर, कोई 5 स्टार होटल में इलाज करा सकता है, 5 स्टार सर्विसेज वाले हॉस्पिटल में इलाज करा सकता है, कोई 3 स्टार, कोई 1 स्टार में। पर अगर हम सेम क्वालिटी ट्रीटमेंट तीनों जगह दें सर्विसेज के बियॉन्ड, बिकॉज ऑफकोर्स कोई नर्स आपको चाय पीने या बाकी चीज़ों के लिए शायद ना है, पर आपका प्राइम गोल तो ट्रीटमेंट है। तो अगर एक क्वालिटी ट्रीटमेंट वहाँ पे मिल रहा है और हम ये इन्फॉर्मेशन एक पेशेंट्स तक पहुँचा सकें, तो कितना ईजी हो जाएगा वो फाइनेंशियल बर्डन उनके दिमाग में कि वो इलाज भी करा सकेंगे और खुशी खुशी अपनी फाइनेंस को मैनेज भी कर सकेंगे। वेरी नाइस। तो वहाँ से हमें ये लगा कि हम ये काम कर सकते हैं। तो अभी हम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही मेडिकल टूरिज्म पे काम कर रहे हैं कि कैसे हम चीज़ों को एक्सेसिबल बना सकते हैं और कैसे अफोर्डेबल भी बना सकते हैं। वेरी नाइस। मतलब जो मुझे समझ में आया इसमें ये है कि कोई पेशेंट जो मान लो UK का है, US का है, कनाडा का है, बांग्लादेश का है, कहीं का भी है, अब उसे इंडिया में स्कोप दिखता है कि इंडिया में कोई एक हॉस्पिटल है जहाँ पे वो इलाज करवाना चाहता है, लेकिन वो यहाँ पहुँचे कैसे, और अगर पहुँच भी जाएगा तो फिर यहाँ के पूरे इकोसिस्टम में वो फंस के रह जाएगा। एग्री। तो इसीलिए आपने एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि वो आपसे कनेक्ट करेंगे और आप कंप्लीट प्रोसेस में उनका दोस्त बन के, उनका साथी बन के उनके साथ खड़े रहेंगे। लाइक कि आप उनको वीज़ा से लेकर के, उनके प्लेन एम्बुलेंस से लेकर के, हॉस्पिटल में शिफ्टिंग से लेकर के, मतलब वो हॉस्पिटल में एडमिशन से लेकर के डिस्चार्ज तक के पूरे प्रक्रिया में आप उनके साथ होते हैं। इवन पोस्ट रिकवरी भी कि आप चले तो गए हैं, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको ट्रीट कैसे करें, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वहाँ रहते हुए भी कैसे डॉक्टर्स के ऑनलाइन कंसल्टेशन के जरिए वो चीज़ें सॉल्व करी जा सकती है। कंप्लीट इकोसिस्टम में इकोसिस्टम्स हम बना रहे हैं। और साथ ही साथ जैसा टेक्नोलॉजी की बात की तो हम इसमें AI भी इनबिल्ड कर रहे हैं कि आप जीरो ह्यूमन टच के बावजूद भी एक अच्छे हॉस्पिटल की सर्च कर सकते हैं, एक अच्छे डॉक्टर की सर्च कर सकते हैं। सो आपको बस रिपोर्ट सबमिट करनी है वेबसाइट पे रिपोर्ट सबमिट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। ऑफकोर्स ह्यूमन लाइफ है तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पर फॉर श्योर नहीं दिखा सकते कि यही होगा। तो हम उनको 3 सेगमेंट्स या 4 सेगमेंट में दिखाते हैं कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ये डिपार्टमेंट्स में आपके जाके कनेक्ट कर सकते हैं। तो एटलीस्ट उनको बाइफर्गेशंस का बहुत चांस मिल जाएगा इसमें कि एक्चुअली हमें 100 सर्च नहीं करने या
कहीं भी नहीं घूमना, हमें इन डिपार्टमेंट्स में बात करनी है। साथ ही डॉक्टर्स भी, कि इसमें फेमस डॉक्टर्स कौन से हैं, इसमें फेमस हॉस्पिटल कौन सा है, इसमें हमारी कॉस्टिंग का हॉस्पिटल कौन सा है, उन सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन हम AI के थ्रू उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि आप 100 जगह गूगल सर्च करें या 100 लोगों से बातें करें, देन वन क्लिक पे आप सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। लेकिन यहाँ पे एक चैलेंज तो आएगा ना, यहाँ पे तो मैनिपुलेशन भी तो आपके जरिए भी तो पॉसिबल है ना, कि आपके पास मान लो जो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं आप उन्हें शो करेंगे। एग्री। तो ऐसी स्थितियों में कैसे आपके ऊपर नहीं, जैसे हमने सर बात किया कि हम ऐसा सेगमेंट बनाना चाहते हैं कि अफोर्डेबल और एक्सेसिबल दोनों हो। तो हम शुरू में उनसे प्राइस रेंज की भी बात करते हैं, और हमने कुछ पैरामीटर्स रखे हैं जहाँ पे हम हॉस्पिटल को डिवाइड करते हैं अलग अलग कैटेगरीज पे। प्राइसिंग फैक्टर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि उससे पेशेंट्स का बहुत सारा भार हल्का हो जाता है। हाँ, फिर उसके बाद आता है कि उनको एक क्लैरिटी रहती है कि भाई मेरा अगर यहाँ जाऊँगा तो कितना खर्च होने वाला है। एग्जैक्टली। तो उसके अलावा उनके सर्टिफिकेशंस, डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस कितना है, डॉक्टर्स ने कितनी सर्जरी कर रखी है, सक्सेस रेट क्या है। एक्चुअली उसमें बिजनेस हमने पैरामीटर लगा ही नहीं रखे, और आप सर्च करेंगे तो हर टाइप के हॉस्पिटल से हम कोलैबोरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो Tier 2 हो, Tier 3 हो। तो हमारी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ पेशेंट्स है, रादर देन हॉस्पिटल्स के लिए हम ये कोशिश करते हैं वो क्वालिटी दें। तो एक सर्टिफिकेशंस जो हॉस्पिटल के होने चाहिए, सेफ्टी जो हॉस्पिटल के होने चाहिए, वो पैरामीटर है जिस पे हम सेलेक्ट करते हैं, ना कि हम एक बिजनेस नेटवर्क क्रिएट करते हैं जहाँ पे हम ये डिसाइड करेंगे हॉस्पिटल्स में कौन से डॉक्टर उन्हें मिलने चाहिए। वेरी नाइस। अच्छा, मुझे ये बताइए आप कि आज हॉस्पिटल्स की बात करोगे तो कई सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे पेशेंट जाते हैं तो उन्हें एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि आज सुबह से लेकर शाम तक में कितने पैसे खर्च हो जाएंगे या पूरे इलाज में कितने पैसे खर्च हो जाएंगे। तो क्या आपके ज़रिए ये पॉसिबल हो पाएगा कि इस पूरे प्रोसेस में एक टेंटेटिव अमाउंट की इतना तक खर्च हो सकता है, ये आप कर पाएंगे? हाँ जी। तो जैसे मेडिकल टूरिज्म में कोई भी बाहर से आता है या फिर डोमेस्टिक में भी कोई आता है, तो हम उन्हें एंड टू एंड बजट देते हैं, ±10% या 5% वो तो होता है। टेंटेटिव वही में वो रहेंगे कहाँ, वो रुकेंगे कहाँ, ट्रैवल कितना करना पड़ेगा, उनकी ट्रैवलिंग कॉस्ट इंटरनेशनल कितनी पड़ेगी, डोमेस्टिक कितनी पड़ेगी, अटेंडेंट कहाँ रुकेंगे, अटेंडेंट की कॉस्टिंग क्या आएगी, ये कंप्लीट पैकेज हम उन्हें बना के देते हैं। और उनसे डिस्कस भी करते हैं कि अगर ये पैकेज आपके लिए सूटेबल है या नहीं, ये सर्विसेज सूटेबल है या नहीं। और उनसे बात करने के बाद मान लीजिए उन्हें कुछ और फाइनेंशियल चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उनमें भी हम सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं कि सेम सर्विसेज की कोई और होटल्स, कोई और हॉस्पिटल या कोई और ट्रैवलिंग एजेंसी से हम बात करके वो सॉर्ट कर सकें। इसमें तो आप इंश्योरेंस वाला सेगमेंट भी रखते होंगे? इंश्योरेंस वाला, हाँ, कई लोगों के पास ऑलरेडी होता होगा इंश्योरेंस कार्ड वगैरह, तो वो आप इजीली उनको हेल्प करते होंगे क्लेम लेने में, राइट? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। बाकी स्टार्टअप्स के लिए एक अच्छा कह सकता हूँ कि ये स्टेप हो सकता है कि वो मेडिकल टूरिज्म को भी कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्री मान करके इधर भी कुछ दिमाग लगा सकते हैं। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि ये अभी बहुत बड़े स्केल पे शायद नहीं हो रही है, या मुझे नॉलेज नहीं होगी मे बी, या अभी ये आप मुझे ये बताओ कि क्या बड़े स्केल पे ये चीज़ें चल रही हैं या? जी, बड़े स्केल पे तो चल रही हैं, पर छोटे एग्रीगेटर मुझे लगता है कि अभी मार्केट अनस्ट्रक्चर्ड है। अच्छा, और जिसको स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैं प्रॉपरली सुन रहा हूँ कि इस तरीके की चीज़ें हो रही हो रही थी। थोड़ी बहुत नॉलेज थी, बट द वे यू सेड कि एंड टू एंड सॉल्यूशंस दे रहे हो, ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। तो इसके लिए बाद में इन फ्यूचर आप एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हो। इसमें हमें लगता है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हो सकती है। आप इंश्योरेंस कंपनियों से टाई अप कर सकते हो, आप मेडिसिन कंपनियों से टाई अप कर सकते हो, पैथोलॉजीज से टाई अप कर सकते हो, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर व्हाट आई फील। आप खुद का खुद शुरू कर सकते हो। मतलब कि मैं ये मान लूँ कि पवन भाई आने वाले समय के एक रियल टाइकून बनने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप ये सोशल वर्क करते हुए एक तरीके से देखा जाए, कहीं ना कहीं एक सेवा भाव है कि भाई हम पेशेंट्स को कम्प्लीटली उनके इलाज में, उनके ट्रीटमेंट में हम उनके साथ खड़े हैं। सर कोशिश तो यही। बहुत बढ़िया पवन भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, सच में मज़ा आया। सीरियसली आई लव दिस सेशन। बाकी अगर आप कुछ फाइनल मैसेज देना चाहो ऑडियंस को तो आप प्लीज़। फाइनल मैसेज में तो सर इतना ही कहूँगा कि अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं और कॉलेज में हैं तो यूएसपी मत खोजिए, चालू करिए, ज़रूरत पड़े तो बंद भी कर दीजिए। क्योंकि टीचरों ने मुझे कहा था कि देखो कॉलेज में खोने को कुछ नहीं है, राइट। अगर कुछ नहीं भी हुआ तो खोगे क्या, डिग्री तो अल्टीमेटली तुम्हें मिलेगी। पर उस टाइम पे आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हो, और शायद जो गैप होगा आप इंडस्ट्री पे जाके एक बार सीख लोगे, और फिर जब वापस आओगे ना तो और ज़्यादा प्रिपेयर हो के आओगे। तो कॉलेज में रहते रहते मुझे तो लगता है कि चाहे आप ट्रेडिंग ही करो, किसी प्रोडक्ट को उठा के कहीं और बेचो, रॉ मटेरियल को सेल करो, पर कुछ जरूर ट्राई करो। यस, यू शुड ट्राई समथिंग।
मतलब एडिशनली आप अपने कोर सब्जेक्ट के अलावे कुछ सोचना शुरू करो जी। और वो आपकी हेल्प करेगा। सो देखा आपने, ये सच में मैंने बताया था ना कि ये पॉडकास्ट आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है, और मुझे यकीन है कि अगर आप इस पॉडकास्ट को पूरा देख पाए, यहाँ तक पहुँच गए, तो आपके माइंड में बहुत सारे मिथ्स ऐसे होंगे जो फूटे होंगे, ख़त्म हुए होंगे, और एक नए थॉट, एक नए आइडियाज़, एक नए विचार डेवलप हुए होंगे। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए। बाकी अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ को और बेहतर बनाते रहना, नए नए लोगों से सीखते रहना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि इस पॉडकास्ट का सबसे बेहतरीन पार्ट आपको क्या लगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स थैंक यू सो मच शुक्रिया सर। शुक्रिया पवन Thank भाई, थैंक यू। धन्यवाद।